वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं गुप्त वंश से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। गुप्त वंश से किस टाइप के जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। टॉप 50 एमसीक्यू होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं? टॉप 50 एमसीक्यू होने वाले हैं। और ये सारे जो हैं वो पीवाईक्यू होंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर ये 50 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो गुप्त साम्राज्य से या गुप्त वंश से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके सॉल्व होने लगेंगे एग्ज़ाम में। तो देख लेना। तो देखो, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त, जिनका फ़ोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। श्रीगुप्त थे फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और कब इन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की? तो वो की कब की? 240 ईस्वी में। कब की? 240 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको 275 या 230, 250 ऐसा भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कब से कब तक रहा? 240 से 550 ईस्वी तक जो है वो गुप्त साम्राज्य रहा, गुप्त वंश रहा। तो अब देखेंगे इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त या फिर ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश का संस्थापक था। और कब की? तो 240 ईस्वी में। याद रखना, 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताना है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने क्या कि गुप्त साम्राज्य की जो नींव थी उसको मजबूत करने का कार्य किया, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? इनका रहा 319 से लेके 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो शासक रहे। याद रखिएगा। देखो, गुप्त वंश की स्थापना की बात की जाए तो 240 से 550 ईस्वी तक का आपको याद रखना है। ठीक है, किसने की? तो श्रीगुप्त ने की। और अगर हम देखें कि गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। और कब से कब तक चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल था? तो 319 से 335 ईस्वी तक जो शासन किया वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। और इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत जाके एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था महाराजाधिराज। तो ये भी याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और ये किनके पुत्र थे? तो ये पुत्र थे घटोत्कच के। अगर हम देखें तो श्रीगुप्त के बाद जो शासक बना वो घटोत्कच था और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम बने। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो घटोत्कच के क्या थे? पुत्र थे। याद रखिएगा। और श्रीगुप्त के पुत्र कौन थे? घटोत्कच थे। तो याद रखना, श्रीगुप्त है, फिर घटोत्कच है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही विक्रम संवत की शुरुआत भी की, इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। तो याद रखना, जो गुप्त संवत की शुरुआत है वो 319 कब? 319 ईस्वी में किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की। और चंद्रगुप्त प्रथम की अगर पत्नी की बात की जाए तो उनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। कौन थे? कुमार देवी उनकी पत्नी थी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी वो, याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखो, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? अब आपको राजधानी के बारे में बताना है कि राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर होगा, गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। याद रखिएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? बताइए कौन से ऐसे गुप्त शासक थे जिसने लिच्छवी राजकुमारी, किसका नाम क्या था? कुमार देवी, उनसे विवाह किया था। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए क्या किया था? कुमार देवी से विवाह किया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। गुप्त साम्राज्य का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए, गुप्त साम्राज्य का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा है? तो वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी अपार विजय के कारण क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। याद रखिएगा। इनका अगर वी स्मिथ का फुल फॉर्म होता है विसेंट स्मिथ। क्या होता है? विसेंट स्मिथ ने अपनी एक बुक थी इनकी, याद रखना कौन सी बुक में कहा है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी बुक थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक में स्मिथ ने समुद्रगुप्त को
उसकी वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है, याद रखना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो उसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखित है? हरिसेन के द्वारा लिखित है। और हरिसेन जो है वो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे समुद्रगुप्त के, इसीलिए उन्होंने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है और उनकी प्रशंसा की है, तो वही है प्रयाग प्रशस्ति। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसीलिए समुद्रगुप्त की विजयों की प्रशंसा में उन्होंने क्या किया है? प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। अब देखिए अगला प्रश्न। गुप्त काल में सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के बने थे? आपको बताना है कि गुप्त काल में जो सिक्के थे वो मुख्य रूप से किस धातु के बने थे। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? सोना। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय सोने के जो सिक्के थे वो बड़ी मात्रा में प्रचलित थे, और यहाँ साहित्य, कला, इन सब का विकास भी हमको बहुत बड़े स्तर पे देखने को मिलता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो क्वेश्चन है वो तो मैं बता ही रही हूँ उसका आंसर, बल्कि ऐसे भी बातें आपको बता रही हूँ जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो उसको भी ध्यान से सुनना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? आपको बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? विक्रमादित्य। क्या था? विक्रमादित्य। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? तो ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। कौन थे? समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे? तो समुद्रगुप्त जो पुत्र थे वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, और फिर कौन आते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से और देवगुप्त के नाम से, और इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। तो ये सब इनके विषय में याद रखना है आपको। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। नवरत्न किसके दरबार में थे? बताइए नवरत्न किसके दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य या फिर देवगुप्त, देवश्री या फिर परम भागवत की उपाधि जिन्होंने धारण की थी, उनके दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता था? तो ये तो सबको पता होगा कि गुप्त काल को क्या नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसी समय साहित्य, कला, विज्ञान और बहुत बड़ी मात्रा में स्वर्ण सिक्के भी जारी किए गए थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अजंता गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? बताइए अजंता गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? गुप्त काल। गुप्त काल से संबंधित है अजंता की गुफाएं, और इन गुफाओं में बौद्ध चित्रकला का विकास हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? बताइए कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहे हैं? तो इनका राइट आंसर होगा, क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, देवगुप्त भी कहा जाता है, तो इनके दरबार में कौन रहे हैं? कालिदास रहे हैं। तो कालिदास कौन थे? इनके दरबारी कवि थे, याद रखना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में लिखी गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में लिखी गई है? तो उस लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखो क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया? तो आपको बताना है कि किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया। लेकिन हुणों ने किसके शासनकाल में जो है आक्रमण किया था? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हुणों ने किसके शासनकाल में या किस गुप्त शासक के शासनकाल में आक्रमण किया, तो राइट आंसर होगा कुमारगुप्त। लेकिन पराजित किसने किया? तो पराजित किया स्कंदगुप्त ने। तो इससे 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको ध्यान से याद रखना अच्छे से। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। गुप्त काल का प्रमुख धातु कौन सा था? आपको बताना है कि गुप्त काल में कौन सा धातु जो था वो प्रमुख था। तो क्या था? सोना जो है वो प्रमुख था। सोने के सिक्कों की बहुतायत जो है गुप्त काल की विशेषता थी, याद रखना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। गुप्त शासक कुमार गुप्त का उपाधि, मतलब उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, बताना है आपको। तो उन्होंने जो उपाधि धारण की थी उनका नाम था महेंद्रादित्य। कौन सी उपाधि धारण की थी? कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य उपाधि धारण की थी। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न के साथ साथ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको भी ध्यान देते जाना है।
क्योंकि उससे भी जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो गुप्त काल में आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे बताना है। तो आर्यभट्ट जो थे वो किससे संबंधित थे, गणित और खगोल से संबंधित थे। किससे थे, गणित और खगोल से। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति और शून्य की अवधारणा दी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गुप्त काल में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, गुप्त काल के प्रसिद्ध वैद्य कौन थे। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध वैद्य का नाम था, क्या था, वाग्भट। कौन थे, वाग्भट थे। वाग्भट गुप्त काल के प्रसिद्ध वैद्य थे। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। मुख्य कारण या प्रमुख कारण कौन सा था। तो प्रमुख कारण तो था वो क्या था, हुरों का आक्रमण। क्या था, हुरों का आक्रमण, जिससे जो साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य वो कमज़ोर पड़ गया। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त शासकों का धर्म क्या था। तो जो गुप्त शासक थे उनका धर्म क्या था, तो वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। कौन थे, हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया, लेकिन उन्होंने किनको फॉलो किया, वो हिंदू धर्म को फॉलो किया। अब देखिए अगला प्रश्न, कौन सा गुप्त शासक सिकंदर के समान माना जाता है। तो सिकंदर को भी नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त को भी भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त होगा। उनकी सैन्य विजय के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखना। अब देखिए अगला प्रश्न, इलाहाबाद जो स्तंभ है वो किसके समय का था। तो बताना है इलाहाबाद स्तंभ किसके समय का है। तो वो है, राइट आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त का। इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है वो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन देता है। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त काल का प्रसिद्ध नाटककार कौन था। तो गुप्त काल का प्रसिद्ध नाटककार कौन था, तो उसका राइट आंसर होगा विशाख दत्त। कौन था, विशाख दत्त, जिन्होंने देवी चंद्रगुप्तम लिखा है, मुद्रा राक्षस लिखा है। तो याद रखना विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, इन सब के राइटर कौन है, वो है विशाख दत्त हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। कौन थे, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय लिखा और शून्य और दशमलव का उपयोग किया। अब देखिए अगला, गुप्त शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, कौन थे बताइए। अभी पहले बताई हूँ मैं, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको देवगुप्त किन किन नाम से जाना जाता है, परम भागवत की उपाधि भी इन्होंने धारण की और विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण की। तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय को। और इन्हीं के दरबार में कौन थे, 9 रत्न विद्यमान थे। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त काल में मुद्रा राक्षस किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर होगा विशाख दत्त। किसने लिखा, मुद्रा राक्षस जो है गुप्तकालीन प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, जिनके रचयिता कौन है, विशाख दत्त हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त काल में अमरकोश किसने लिखा। अब बताना है अमरकोश किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। अमर सिंह ने संस्कृत कोश अमरकोश की रचना की, याद रखिएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बन जाए एग्जाम में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, गुप्त काल में विज्ञान व खगोल शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था। तो कौन था, देखो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं लेकिन तरीका बदल जाता है ना। तो ये क्या था, आर्यभट्ट था। कौन था, आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा जिसमें ग्रह गणना व दशमलव पद्धति का वर्णन है। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्तकालीन विद्वान वराहमिहिर किस विषय के ज्ञाता थे। बताइए किस विषय के ज्ञाता थे वराहमिहिर। तो वो थे ज्योतिष और खगोल शास्त्र के। गुप्तकालीन विद्वान वराहमिहिर किस विषय के ज्ञाता थे, तो वो थे ज्योतिष व खगोल शास्त्र के। और वराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी। क्या लिखी, बृहत संहिता किसने लिखी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो लिखी है वराहमिहिर ने। किसने, वराहमिहिर ने लिखी है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, गुप्त शासक जिसने महेंद्रादित्य उपाधि धारण की थी, बताइए कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या था, कुमारगुप्त। देखो आप ये जो 50 क्वेश्चन करोगे उसमें क्वेश्चन जो है वो एक ही आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे चेंज होते हैं ये भी देखने को मिलेगा, है ना। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है लेकिन आंसर उसका वही होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है। बताइए देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है। तो वो किसकी रचना है, विशाख दत्त की। किसकी रचना है, विशाख दत्त की रचना है, याद रखना विशाख दत्त की रचना है। और मुद्रा राक्षस भी किसकी रचना है, वो भी विशाख दत्त की रचना है। अब देखिए अगला प्रश्न,
गुप्त काल में चिकित्सा क्षेत्र के विद्वान कौन थे? तो कौन थे चिकित्सा क्षेत्र के विद्वान? वाग्भट थे। कौन थे? वाग्भट थे। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त शासक जिसने हुणों को हराया था, तो हुणों को हराने का काम किसने किया है? स्कंदगुप्त ने किया है। और किसके शासनकाल में हराया था? तो वो कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्तकालीन प्रमुख विश्वविद्यालय कौन था? तो गुप्त काल में जो प्रमुख विश्वविद्यालय था उसका नाम क्या था? उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, जो शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था नालंदा, जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया। चलिए आगे देखते हैं। फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो विदेशी क्या बोलना चाहिए यात्री हैं वो सब कब भारत आए। तो ये जो है फाहियान चीनी यात्री है और ये कब भारत आया था? तो 399 में। कब आया था? 399 ईस्वी में भारत आया था और उसने बौद्ध धर्म का यहाँ अध्ययन किया। और किसके शासनकाल में आया था? तो उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। आगे देखते हैं। फाहियान ने भारत यात्रा का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? तो फाहियान ने भारत यात्रा का जो वर्णन किया है वो किस में किया है? फो को की में किया है। थोड़ा नाम अजीब है लेकिन याद रखना, फो को की में किया है। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्तकालीन नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो ये तो सबको पता होगा कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। कालिदास की प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है ये अभिज्ञान शाकुंतलम। और कालिदास जो है किसके दरबारी कवि रहे हैं? तो वो रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त काल में मेघदूत किसकी रचना है? तो इसको भी आप सब जानते होंगे, कालिदास की ही रचना है मेघदूत और ये महाकाव्य है एक। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त काल में कुमार संभव किसकी रचना है? तो इसका आंसर भी होगा कालिदास। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके कारण हुआ? तो कारण क्या थे गुप्त साम्राज्य के पतन का? कारण क्या था बताइए? तो एक कारण तो हुण आक्रमण था, आंतरिक कलह भी था, आर्थिक संकट भी था। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या था? उपरोक्त सभी। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त शासकों ने किस प्रकार के शासन को अपनाया था? तो गुप्त शासकों ने किस प्रकार के शासन को अपनाया था? तो वो था सामंती शासन। सामंती व्यवस्था अपनाई थी जिसमें स्थानीय सामंतों को अधिकार दिए गए थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या था, गुप्तकालीन मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका प्रमुख केंद्र था मथुरा। मथुरा जो है वो गुप्त काल में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त काल में धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा था? तो वो था दिल्ली का लौह स्तंभ। याद रखना, दिल्ली का लौह स्तंभ जो है वो धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ चित्रकला कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ पाई जाती है? अजंता की गुफाओं में देखने को मिलती हैं और ये बौद्ध चित्रकला है। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्तकालीन शासक जिसने समुद्री यात्रा को बढ़ावा दिया, तो वो कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत का रोमन साम्राज्य से व्यापार बढ़ा। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त काल में प्रचलित प्रमुख कर कौन सा था? कौन सा कर जो है वो प्रमुख था गुप्त काल में बताइए? तो वो था भूमि कर। क्या था? भूमि कर। गुप्त काल की आय का जो मुख्य स्रोत था वो भूमि कर था। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्त शासक जिसने विष्णुगुप्त उपाधि धारण की थी वो कौन थे? तो विष्णुगुप्त की जो उपाधि धारण की थी वो कौन थे? वो थे स्कंदगुप्त। तो गुप्त शासक जिसने विष्णुगुप्त की उपाधि धारण की उसका नाम था स्कंदगुप्त। याद रखना। अब देखिए अगला प्रश्न, गुप्तकालीन सिक्कों पर प्रमुखता से किसका चित्र अंकित होता है? किसका चित्र अंकित है उसके सिक्कों पे गुप्त काल के? तो उनका नाम क्या होगा? देवता व राजा का। गुप्त कालीन जो स्वर्ण सिक्के थे उस पर राजा की आकृति और देवी देवताओं के चित्र पाए जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न और ये इस क्लास का आखिरी प्रश्न होने वाला है, अंतिम प्रश्न है ये। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो थे विष्णुगुप्त। क्या थे? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की और भी जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।